Misk Original. आजकल पूरी दुनिया में एक ही चीज का शोर है, ईरान का यूरेनियम। कहा जा रहा है कि ईरान के पास अब 60% तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। बड़ी ताकतें उसे रोकना चाहती हैं, कुछ इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं और कुछ के नज़दीक यही वो वजह है जिसने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और दुनिया अपनी जगह डटी हुई है, लेकिन इस पूरी कशमकश के बीच एक बुनियादी सवाल कहीं खो जाता है। आखिर ये यूरेनियम है क्या? ये कहाँ से आता है? कैसे ज़मीन की गहराइयों से निकाला जाता है? किस अमल से गुज़रकर ये अफजूदा बनता है? और वही चीज़ एक तरफ बिजली पैदा करती है और दूसरी तरफ तबाही की बुनियाद कैसे बन जाती है। आज की वीडियो में हम किसी शोर या प्रोपेगेंडे के बगैर इस पूरे सिस्टम को सीधा और वाज़े तरीके से समझेंगे। यूरेनियम की असल हकीकत और उसकी ताकत। इन यूरेनियम फ्यूल पायलट्स में से हर एक इतनी हरारती तवानाई खारिज करता है कि तकरीबन 10 लाख किलोवाट आवर बिजली पैदा की जा सकती है। एक ऐसा छोटा सा दाना जो हज़ारों घरों को पूरा साल रोशनी दे सकता है। लेकिन सवाल वही है, ये ताकत आती कहाँ से है? कैसे एक मूंगफली के बराबर चीज़ में इतनी तवानाई बंद हो सकती है? और यूरेनियम को आखिर अफजोदा कैसे किया जाता है? हम इस पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर समझेंगे, ज़मीन के अंदर छुपे यूरेनियम से लेकर उस लम्हे तक जब यही मादा साफ तवानाई में तब्दील हो जाता है। अफजोदा यूरेनियम की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, ये सदियों पर फैली एक साइंसी चेन है। 1799 में जर्मन कीमियादान मार्टिन क्लैपरॉथ ने यूरेनियम दरियाफ्त किया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक अंसर था, ताकत का कोई तस्वुर नहीं था। फिर 1896 में हेनरी बेकरल ने एक अजीब चीज़ देखी, यूरेनियम खुद से शुआएं खारिज कर रहा था। यही वो लम्हा था जहां से रेडियो एक्टिविटी की समझ शुरू हुई। इसके बाद मेरी और पियर क्यूरी ने मज़ीद ख़तरनाक अनासिर दरियाफ्त किए, रेडियम, पोलोनियम, और साइंस को एक नई सिमत मिल गई। 1932 में जेम्स चिडॉक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, एक ऐसा ज़र्रा जो बाद में पूरी कहानी बदलने वाला था। और फिर 1938 जब साइंसदानों ने पहली बार देखा कि यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से तोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ टूटना नहीं था, ये एक तवानाई का धमाका था। कुदरती यूरेनियम में मसला ये है कि 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 होता है जो फिशन नहीं करता, और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 जो असल ताकत रखता है। इसी तनासुब को बढ़ाने को कहते हैं अफजूदगी। दूसरी जंग अजीम में यही इल्म हथियार बन गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां दुनिया के बेहतरीन दिमाग जमा किए गए और नतीजा था हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय। ये वो लम्हा था जहां इंसान ने पहली बार यूरेनियम की असल ताकत देखी। लेकिन जंग के बाद इसी ताकत को एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तवानाई पावर प्लांट्स के लिए सिर्फ 3 से 5% यूरेनियम 235 काफ़ी होता है, जबकि हथियारों के लिए 90% से ज़्यादा। इसी फ़र्क ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक साथ फ़ायदा और ख़तरा दोनों बना दिया। आज दुनिया की तकरीबन 10% बिजली इसी यूरेनियम से आती है, लेकिन ये सब शुरू होता है ज़मीन के अंदर से। ऑस्ट्रेलिया, काज़ाकिस्तान और कनाडा ये वो ममालिक हैं जहां से ज़्यादातर यूरेनियम निकलता है। ख़ास तौर पर कनाडा, जहां कुछ माइंस में यूरेनियम की मिक़दार आम से 100 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन एक बड़ा मसला है, ऊपर की चट्टान पानी से भरी होती है। हल ज़मीन को मुंजमद करना। माइन सब 22 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा माए पाइपों में डाला जाता है, पानी जमकर एक दीवार बन जाता है और माइन महफूज हो जाती है। उसके बाद ड्रिलिंग शुरू होती है और सब कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। कोई इंसान बराह रास्त ख़तरे में नहीं होता।
हर 20 मिनट बाद ताज़ा हवा, हर कदम पर कंट्रोल। निकाला गया पत्थर फिर एक और मरहले में दाखिल होता है। उसे पिसा जाता है, पानी में मिलाकर स्लरी बनाया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ तेज़ाब यूरेनियम को बाकी मादों से अलग करता है। फिर उसे साफ किया जाता है और एक गैस में बदला जाता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब आता है असल मरहला, सेंट्रीफ्यूजेस। ये तेज़ रफ्तार मशीनें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को अलग करती हैं। हल्का हिस्सा यूरेनियम 235 आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेट होता है। यही है अफजूदा यूरेनियम। फिर उसे दोबारा ठोस शक्ल में लाया जाता है, यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर, और फिर हाई प्रेशर से छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं। साइज सिर्फ एक मूंगफली जितना, लेकिन ताकत एक पैलेट बराबर 1800 पाउंड कोयला या 150 गिलन तेल। फिर उन्हें भट्टी में 24 घंटे तक हीट किया जाता है और जर्कोनियम ट्यूब्स में भरा जाता है। ये बनते हैं फ्यूल रॉड्स। 37 रॉड्स मिलकर एक फ्यूल असेंबली बनाते हैं और यही असेंबलीज रिएक्टर में जाती हैं। रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन टकराते हैं, यूरेनियम 235 टूटता है, मज़ीद न्यूट्रॉन निकलते हैं और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। यही हीट पानी को भाप में बदलती है। भाप टरबाइन घुमाती है और बिजली पैदा होती है। एक बड़ा टरबाइन 750 मेगावाट बिजली, तकरीबन 5 लाख लोगों के लिए काफ़ी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्तेमाल के बाद ये फ्यूल रॉड्स इंतहाई गर्म और ख़तरनाक हो जाते हैं। उन्हें कम से कम 10 साल तक पानी में रखा जाता है। आज दुनिया भर में 7 लाख से ज़्यादा स्पेंट फ्यूल रॉड्स महफूज तरीके से स्टोर किए गए हैं। ये है वो मुकम्मल सफ़र, ज़मीन की गहराइयों से निकलने वाले एक ख़तरनाक अंसर का इंसानी कंट्रोल में आकर साफ तवानाई बनने तक।